हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीएससी एडुकेट। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो स्टूडेंट 11th क्लास में हैं या जो 12th क्लास में हैं, उन दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा। ठीक है, तो आप अच्छे ढंग से जो चीज़ें बताई जाएगी उस पर आप अच्छे ढंग से अगर आप ध्यान देंगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि आमतौर पर स्टूडेंट को ये लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड है। हार्ड आपको इसलिए लगता है क्योंकि उसके जो छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट होते हैं वे आपको मालूम नहीं होते हैं। तो जब ये चीज़ नहीं आपको मालूम होगा तो स्वाभाविक बात है कि वो सब्जेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन जब इसके सभी बेसिक्स टर्म्स को आप अच्छे ढंग से सीख जाइएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं आप तक अच्छे ढंग से पहुंचाने का और छोटी छोटी चीज़ों को बता करके और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिखा देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन जानते हैं। आप लोग पहले से भी जानते होंगे, फिर भी हम यहाँ पर एक बार बता देते हैं। देखिए, मेनली जो केमिस्ट्री का ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो क्या लिखते हैं? लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of chemistry which deals with study of hydrocarbon and its derivatives। देखिए क्या कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग जो स्टडी करते हैं वो मेनली किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में, इसके व्युत्पन्न के बारे में। मतलब हाइड्रोकार्बन से ही डेरिवेटिव्स आएगा, फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, हेलोजन ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, तो वो डेरिवेटिव्स बन जाता है। अब आपके मन में ये विचार होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन, ये आपके मन में इसके बारे में आप जानते होंगे या पहले से भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर चलिए हम इसका डिफिनेशंस आपको बता देते हैं। देखिए, द compound which mainly composed by carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यानी ये मुख्यतः किससे बना होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, इसीलिए इसका नाम हाइड्रोकार्बन होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये जो देख रहे हैं कि ये हाइड्रो और ये कार्बन है। ठीक है, तो इसका क्या है? मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन मेनली, तो ये कहलाता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। द कंपाउंड हम लिखे तो यहाँ पर एक बात और स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं आपको कि ये जो कंपाउंड होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। आपको हम बताए थे, आप बेसिक क्लास में ही देखे होंगे कि जो हमारे पास कंपाउंड्स आया था वो कंपाउंड्स दो तरह का आया था। ठीक है, दो तरह का, एक आया था ऑर्गेनिक कंपाउंड,
कंपाउंड और दूसरा आया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखिए, ठीक है, ये दो तरह का कंपाउंड। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पर जो बात हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मेनली कंपोज्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हम दूसरे रूप में ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हम लिख सकते हैं और ये अथवा, ठीक है, लिख सकते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड which is mainly formed by carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन, is called हाइड्रोकार्बन। ये इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब इन सबों में जो सबसे बड़ा रोल होता है वह कार्बन का रोल होता है। किसका होता है, कार्बन का रोल होता है। और इस कार्बन के कारण, है ना, इस कार्बन में कुछ स्पेशल गुण होता है और इसी स्पेशल गुण के कारण कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने के कारण ही इसको एक अलग ब्रांच के रूप में पढ़ाया जाता है या हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यानी केवल और केवल कार्बन के कंपाउंड्स, है ना, वो लार्ज नंबर बनाने के कारण केमिस्ट्री का एक नया ब्रांच बन गया और वो कहलाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाया, ठीक है। और बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है ना। जब हम इसको पढ़ेंगे अच्छे ढंग से, जब इसके कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो ये देखिएगा कि बहुत ही आसान और बहुत ही रोचक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं ये कार्बन के बारे में और इसके कौन से ऐसे स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का निर्माण करता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। चलिए तो हम लोग जानते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन का विशेष गुण, है ना। और यही विशेष गुण के कारण कार्बन ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। ह्यूज मतलब लार्ज से भी लार्ज, ठीक है। तो जिसके कारण ये एक ब्रांच ही बन जाता है। तो जानते हैं वो कौन कौन से ऐसे इसके स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो जो पहला स्पेशल प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी पहला क्या है, टेट्रावैलेंसी। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है कैटेनेशन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी श्रृंखलन गुण इसको कहते हैं। और जो तीसरा है वो है क्या, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। एक से अधिक बॉन्ड बनाने की प्रकृति इसमें नेचर होता है, तो इसीलिए इसको मल्टीपल बॉन्ड, यानी इसमें क्या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ये सब बना लेता है। तो ये कहलाता है क्या, मल्टीपल बॉन्ड कहलाता है।
ठीक है। और सब जितने भी और भी एक दो प्रॉपर्टी जुड़ता है जो इसी में आ जाता है, जिसमें आइसोमेरिज्म वगैरह का आ जाए, कैटेनेशन में हम लोग उसका जिक्र कर लेंगे, इसमें भी आ जाएगा। मतलब इसी का कहीं ना कहीं इंक्लूडेशन होता है, इंक्लूड रहता है, इसी में है, इंक्लूड है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला कि ये टेट्रावैलेंसी के बारे में। सबसे पहले तो आप जानिए कि कार्बन में क्या क्या है। तो आप सिंपल जानते हैं कि कार्बन में ये 6 इसका एटॉमिक नंबर है और ये 12 इसका क्या है, एटॉमिक वेट है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं एटॉमिक मास। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके कुछ आइसोटॉप्स भी हैं, आइसोटॉप्स है ना। तो आइसोटॉप समस्थानिक जिसको बोलते हैं, जिसमें आपके पास क्या हो जाएगा C6 और ये 12 हो जाएगा, C6 और ये 13 हो जाएगा, C6 और ये 14 हो जाएगा। ये सब इसके क्या होते हैं, समस्थानिक होता है, ठीक है। हम लोगों को जो डिस्कशन में लाना है वो टेट्रावैलेंसी को पहले हम लोगों को डिस्कशन करना है, टेट्रावैलेंसी। चलिए तो इस सब को मिटाते हैं और टेट्रावैलेंसी के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए टेट्रावैलेंसी समझते हैं। टेट्रावैलेंसी देखिए, टेट्रावैलेंसी में हम लोग देखते हैं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं देखिएगा। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी ये अगर हम इस तरह से लिखें और ये 12 ये इस तरह से लिखें तो आपको क्या दिख रहा है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। और अगर इसको इनर्ट गैस तक पहुंचना होगा तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या है, नियॉन है। क्या है, नियॉन है। और नियॉन का ये देखिए, नियॉन इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो कितना होता है, 10 होता है। 10 तक पहुंचने के लिए हम लोग को कितना चाहिए, 4 चाहिए। कितना चाहिए, 4। तो हम आसानी से ये इसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेंगे, इसके जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से अगर हम देखें इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम लोग क्या जानते हैं, अगर आप देखें 2 और ये 4, ठीक है। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर देखिए, ये सेल के आधार पर है, तो इसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस है 2 है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 4 4 8 हो जाएगा, 2 10, यानी इनर्ट गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि इसके आधार पर तो आसानी से आप बता दीजिए कि ये टेट्रावैलेंसी है। अब यहाँ पर देखो, इसका जब हम ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन ना सब सेल के आधार पर खींचते हैं, ये आता है 1s2 2s2 और 2p2, ये इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आता है। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप देखिएगा, ऑर्बिटल है ना, डायग्राम, तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ ये हो गया 1s2 के लिए, ये हो गया 2s2 के लिए, और ये जो हो गया वो किसके लिए हो गया, 2p2 के लिए, ठीक है। तो आपके पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप हुन्स रूल में जानते हैं, पहले ये इस तरह से इसको क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका पूरा इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग इस तरह से और ये इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये इक्वल टू कितना आ रहा है,
2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है डाइवेलेंट है, डाइवेलेंट है। क्या? जब नंबर ऑफ जो वैलेंसी होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, तब तो ये डाइवेलेंट हो गया। और आप कह रहे हो कि टेट्रावैलेंसी होता है। कैसे टेट्रावैलेंसी है? तो टेट्रावैलेंसी के लिए क्या करना होगा? देखिए क्या होता है कि ये एक्साइटेड होकर के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाएगा, यहाँ ग्राउंड स्टेट से, देखिए ये ES एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से देख रहे हो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एक्साइटेड होकर के इसमें आ जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में जब आता है, देखिए ध्यान से, पहले एक बार समझ लीजिए। पहले ये GS आपके पास है ग्राउंड स्टेट है ना, इसमें तो कोर इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो जैसे वैसा ही रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात होगी। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह का है हमारे पास, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आएगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आता है ऐसे नहीं आएगा। 96 किलो कैलोरी पर मोल, इतना एनर्जी की आवश्यकता होती है, तब जा कर के ये यहाँ से इसमें आ जाता है। ठीक है, और तब ये क्या बन जाता है? एक्साइटेड स्टेट बन जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के, एक्साइटेड होकर के चला आता है किसमें? p ऑर्बिटल में। p ऑर्बिटल में आ गया, ये देखिए p ऑर्बिटल। ठीक है, p ऑर्बिटल में। ठीक है, देखिए अब क्या है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो गए? अब ये 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। यानी जो यहाँ का वैलेंसी है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और तब ये क्या होता है? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी यहाँ पर स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। इस केस में क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अब जो आपके पास ये एनर्जी है 96, ये बाहर से आप सप्लाई नहीं करिएगा, है ना। ये ऐसा नहीं कि बाहर से ये एनर्जी आपको दीजिएगा, तो बाहर से दीजिएगा फिर ये टेट्रावैलेंसी नहीं होगा। तो ये कैसे आता है? कहाँ से आता है ना। इसको देखिए, ये देखिए कि जो 2 बॉन्ड है, या ये जो 2 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पहले वो कंबाइन करेगा, मतलब पहले वो रिएक्शन करेगा और वो बॉन्ड बनाएगा। और पढ़े हैं आप, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक होगा तो जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा तो इतना सफिशिएंट एनर्जी यहाँ से एक्साइटेड करने के लिए इसको मिल जाएगा, जिससे कि यहाँ ये एक्साइटेड होकर के आ जाएगा। तो ये बॉन्ड बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होता है वो यहाँ पर एनर्जी इसको मिलता है, और वही एनर्जी क्या करता है? इसको यह इसमें ले एक्साइटेड कर देता है, जिससे कि ये टेट्रावैलेंसी हो जाता है। मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ से एक्साइटेशन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक्साइट करने के लिए इंडोथर्मिक हो रहा है, लेकिन इंडोथर्मिक है तो बाहर से नहीं सप्लाई कर रहे हैं, बाहर से नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कहाँ से मिल रहा है इसको? उसको यहाँ से ही मिल रहा है। ये जो है आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो पहले बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज करता है, और 96 किलो कैलोरी एनर्जी उसको मिलता है, जिससे कि वो एक्साइटेड होकर के फिर किस में चला आता है? इसमें आ जाता है, मतलब p ऑर्बिटल में चला जाता है। तब जाके हम कहते हैं कि ये कैसा है? टेट्रावैलेंसी है। ठीक है, क्या कहलाता है? टेट्रावैलेंसी। देखिए 96 कैलोरी ये एनर्जी इसी से प्राप्त होता है, ये बाहर से देने की ज़रूरत नहीं है, सप्लाई नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए जो ये एनर्जी प्राप्त होता है ये क्या हम बाहर से सप्लाई करते हैं? तो आपको जवाब होना चाहिए कि नहीं, ये इसी में एनर्जी होता है। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है उसमें कुछ एनर्जी जो एनर्जी रहता है रिलीज होता है, वही एनर्जी इसको मिलता है, जिससे कि वो एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, अब तो ये हो गया बात किसका? टेट्रावैलेंसी का, है ना, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि ये क्या बनाता है?
ये 4 आबंध बना लेता है ना। जैसे देखिए ये कार्बन जो है ये इस तरह का, ये देखिए ये इस तरह का है ना। अगर मान लीजिए मीथेन होगा तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। या फिर और भी दूसरे किसी से भी आप देख सकते हो, जैसे क्लोरीन है, अदर एगो हाइड्रोजन आ जाएगा, ये देखिए इधर हाइड्रोजन आ गया, एक क्लोरीन आ जाएगा, अदर भी, ठीक है। तो ये टेट्रा वैलेंसी को शो करता है, ठीक है। तो एक कारण हो गया इसका स्पेशल कि भाई ये 4 आबंध बना सकता है। अब आते हैं, मतलब आप देखिएगा कि इस जो इसके पीरियड वाले मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उन सबों में ये सबसे ज़्यादा वैलेंसी शो करता है ना। जिस पीरियड में पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखिएगा तो जिस पीरियड में ये है उसमें सबसे अधिक ये वैलेंसी शो करता है ना, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड का निर्माण करता है। तो एक रीजन तो स्पष्ट हो गया, दूसरा रीजन पर चलते हैं। दूसरा रीजन है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, चलिए इसको पहले अच्छे रंग से मिटा देते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी ये होता है श्रृंखलन गुण, यानी श्रृंखला बनाने की क्षमता, एबिलिटी। देखिए द एबिलिटी to self linking, the ability to self linkage, ability to self linkage form chain or ring structure, form chain or ring structure. The ability to self linkage form a chain or ring structure is called as catenation. क्या होता है कि सेल्फ लिंकेज के कारण चेन श्रृंखला बनाता है और रिंग संरचना का निर्माण करता है, जो क्या कहलाता है, कैटेनेशन कहलाता है। हम इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस, सेल्फ लिंकिंग या लिंकेज प्रोसेस is called catenation property। यानी सेल्फ लिंकेज जो प्रोसेस होगा, सेल्फ लिंक होने का जो प्रक्रिया होगा वही कहलाता है श्रृंखलन गुण कहलाता है। और ये कार्बन में बहुत ज़्यादा होता है। देखिए ये कार्बन ये इस तरह का सेल्फ लिंक इस तरह से बना लेगा, और ये देखिए ये इस प्रकार का भी आ जाएगा। देखिए इसमें ये देखिए कई ब्रांच भी आ जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह का गुण आ जाता है। ये रिंग में भी आ जाएगा, देखिए ये इस तरह से, ये रिंग में भी रिंग स्ट्रक्चर भी ये बना लेता है। उसमें भी कई प्रकार के चैन भी
बना लेता है, ब्रांच भी बना लेता है, तो ये कहलाता है क्या, कैटेनेशन। ठीक है। अब एक अगर हम बात करें, जैसे ये देखिए आपके पास ये कितना है, ये 4 कार्बन का है, तो इसी में देखिएगा हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 3 कार्बन का बनाएं और एक इस तरह से तो देखिए 4 कार्बन का है, दिख रहा है ना, और ये देखिए 3 कार्बन का है और एक क्या हो गया, ब्रांच हो गया। मतलब ये दिख रहा है ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, जो क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। हम उसका भी बात बाद में करेंगे। ठीक है। तो इस तरह का ये आप देखिएगा कि ये क्या बनाता है, श्रृंखलन गुण का निर्माण करता है। ये श्रृंखलन गुण इसमें पाया जाता है और इसमें सेल्फ लिंकिंग की एबिलिटी होती है, क्षमता होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन से जुड़ते रहता है और तब ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का निर्माण करता है। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर क्यों ऐसा करता है, ये बात भी होगा। तो देखिए इसका कारण है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या इसका जो कारण है वो क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, बॉन्ड जो एनर्जी होता है वो हाई होता है इसका, है ना। तो इसी कारण से ये कैटेनेशन गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, अगला पॉइंट पर अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है। जो कैटेनेशन गुण होता है वो एक बार लिख लीजिए, अगर आपको लिखना भी है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये जो कैटेनेशन श्रृंखलन गुण, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। यानी बॉन्ड की क्षमता, बॉन्ड की जो शक्ति है, प्रबलता है, जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा कैटेनेशन गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ का हम चर्चा कर देते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं और उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ को, है ना, जो उसके बारे में बता देते हैं और उसका जो कैटेनेशन गुण है उसको भी हम यहाँ पर मेन रूप से कैटेनेशन गुण के बारे में जान रहे हैं। तो हम लोग कैटेनेशन का ही क्या जान लेते हैं, ऑर्डर जान लेते हैं। इससे पता चल जाएगा कि कौन किसका ज़्यादा है। ठीक है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है ना, छोटा जब आप एग्ज़ाम देते हैं पहले जो बिहार इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है या फिर जेईई मेंस वगैरह में भी, है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है, क्या है, तो देखिए ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, निम्नलिखित तत्वों का, उसमें आपको दिया हुआ है। देखिए ऑक्सीजन दिया हुआ है और सल्फ़र है, सिलिकॉन है, ठीक है, कार्बन है, फॉस्फोरस है। ठीक है। ये आपको दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर बताइए कि सबसे अधिक किसका होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में हम इसका आंसर क्या लिखिएगा, देखिए इसमें जो आंसर होगा सबसे अधिक कार्बन का होता है, उसके बाद सिलिकॉन का होता है ना, और सिलिकॉन के बाद किसका होता है, सल्फ़र का, सल्फ़र के बाद फॉस्फोरस और उसके बाद ऑक्सीजन का। ये इस तरह का होता है, ये ऑर्डर होता है। तो देखिए इसके लिए कंडीशन, देखिए कंडीशन फॉर कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़, इसके लिए कंडीशन होता है, क्या है, तो पहला कंडीशन है कि बॉन्ड एनर्जी शुड बी हाई, बॉन्ड एनर्जी शुड बी हाई, पहला। और दूसरा स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऐसे में हम लोग इसमें किसको देखते हैं, कार्बन को ही देखते हैं।
कि जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी सबसे अधिक कैटेनेशन गुण किसका होगा, कार्बन का। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग पता कर लिए कि कैटेनेशन सबसे अधिक किस में होता है, तो ये पता चल गया हमें किसका, कार्बन का होता है। किसका होता है, कार्बन का। और इसी कारण से कार्बन जो है ह्यूग नंबर ऑफ कंपाउंड बनता है। हम ह्यूग शब्द का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लार्ज से भी लार्ज, बहुत अधिक इसका निर्माण करता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ह्यूग नंबर ऑफ कंपाउंड का निर्माण करता है। ठीक है, जल्दी से इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला जो आता है वो है मल्टीपल बॉन्ड, तो इसको मिटाते हैं और हम लोग मल्टीपल बॉन्ड का डिस्कशन करते हैं। देखिए मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, देखिए मल्टीपल बॉन्ड में देखिए जो कार्बन होता है ना, देखिए कार्बन ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। देखिए सिंगल बॉन्ड में अगर आप देखिएगा तो ये 4 टेट्रावैलेंसी है तो इस तरह का होगा, यहाँ देखिएगा तो ये इस तरह का होगा। देखिए ये सॉरी इसमें एक ही होगा, है ना। देखिए ये इस तरह का, ये जो है आपका ये क्या दिख रहे हैं, ये अल्केन, अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ये देखिए क्या है, अल्कीन, अल्कीन यानी इसमें क्या है, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है, और इसमें ये एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ इसकी बात हो रही है। और इसमें देखिएगा तो 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे ये तो हो गया सिंबल हमने बताया, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाए, देखिए यहाँ समझिएगा, जैसे ये देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें हमें यहाँ पूछा जाए कि टोटल सिग्मा बॉन्ड बढ़ रही है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो कितने हैं। देखिए ये सिग्मा 1 2 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, ये आपका क्या था, ईथेन, ये क्या है, ईथेन। अगर उसी प्रकार का ये देखिए ये डबल बॉन्ड है, यहाँ देखिए ये इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, और ये इथीन है, इथीन है। ठीक है, यहाँ पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो क्या बताइएगा। देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा सिग्मा सिग्मा, पाई में क्या होता है, 1 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। ठीक है, कोई भी, तो हमारे पास सिग्मा कितना है, 1 2 3 4 5 सिग्मा हो गए, और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने हैं बताइए, पाई बॉन्ड 1 है, इसमें पाई बॉन्ड 1 है। उसी प्रकार ये इथाइन में ये इस तरह का दिया हुआ है, इथाइन। ठीक है, इसमें देखना है तो इसमें देखिए पाई बॉन्ड
पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा, ये इसमें हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो वो कितना है, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड 2 है, ठीक है। यानी अल्काइन में पाई बॉन्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं कम से कम, है ना। और इसमें कितने हो जाते हैं, 1 होते हैं, किसमें, डबल बॉन्ड वाले यानी अल्कीन में। और ये अल्केन में कितना होता है, सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो ये तो आसान चीज़ है जो आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं। अब यहाँ पर मेन हमारा जो काम है कि भाई ये मल्टीपल बॉन्ड इसमें बनाने का टेंडेंसी ज़्यादा क्यों होता है। तो आपको हम एक कंसेप्ट है, आप उसको ध्यान से रखिएगा कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन या टेंडेंसी ऑफ लिख सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ये जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम, ठीक है। ये क्या होता है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज़्यादा पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी किस पर है, साइज पर, साइज पर है। तो साइज में ये देखिए ये छोटा हो जाता है ना। और सब गुण सबसे ज़्यादा है, ठीक है, कैटनेशन का गुण सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद टेट्रावैलेंसी का भी गुण है। और मल्टीपल बॉन्ड में क्या होता है कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसका जो है वो साइज छोटा है, जिसके कारण ये मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और होगा कि ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये आपका ये क्या कहते हैं इसको ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है यहाँ पर, ये इसको कैसे पता करिएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ओवरलैपिंग समझना होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा ओवरलैपिंग के बारे में, पहले आप जो लोग इसको लिखना चाहते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। ये मेन कारण ये होता है, ये दिख रहे हैं, ये मेन कारण होता है जिसके कारण ये मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। और मल्टीपल बॉन्ड बनाने के कारण ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का निर्माण कर लेता है। देखिए अब ये देखिए कि इसमें पाई बॉन्ड हो जाए, ये हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हो जाता है, पाई बॉन्ड हो जाता है तो इथीन आ जाता है। और एक और फिर हाइड्रोजन को एक यहाँ से हटा लीजिए तो ये डबल पाई बॉन्ड। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि फिर से पाई बॉन्ड और दे दीजिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो मैक्सिमम है वो कैपेसिटी किसके पास है, ये कार्बन के पास ही है ना, जो आपका इस तरह से पाई बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। चूंकि इसका टेट्रावैलेंसी है तो ये देखिए सिंगल बॉन्ड से बना है या डबल बॉन्ड से बना है या ट्रिपल बॉन्ड से बना है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। देखिए 1 2 3 4, देखिए 4 इस पॉइंट पर कितने, 4 इस पॉइंट पर देखिए 4, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ये कैसे फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग से बनता है, कैसे, तो देखिए समझिए इसको। सिग्मा bond is formed, sigma bond is formed by axial overlapping of atomic orbital। एटॉमिक ऑर्बिटल के एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे अगर आपके पास ये देखिए ये एस ऑर्बिटल है और ये क्या है
ये अगला जो है s ऑर्बिटल ही है। देखिए s ऑर्बिटल है तो ये ओवरलैप करेगा, ये इस तरह से ओवरलैप करेगा, है ना। s ऑर्बिटल तो ये s ओवरलैपिंग कहलाता है, ओवरलैपिंग, s ओवरलैपिंग कहलाता है। इससे भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। या फिर ये जो है p ऑर्बिटल का एक्सियल ओवरलैपिंग, ये p ऑर्बिटल है और ये देखिए ये इस तरह का एक्सियल ओवरलैपिंग, ये p ओवरलैपिंग, ये एक्सियल ऑर्बिटल, इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, यहाँ से, और ये भी सिग्मा बॉन्ड का ही निर्माण होता है, ठीक है। और उसके बाद है पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय lateral overlapping of atomic orbital। एटॉमिक ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग्स। अब ये लेटरल ओवरलैपिंग क्या होता है, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ये जो आप देख रहे हो ये ऐसा और ये इस तरह से, देखिए यहाँ ओवरलैप किया, ठीक है। ये देखिए ये लेटरल ओवरलैपिंग कहलाता है और ये पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, ये पाई बॉन्ड होता है, लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये देखो p ऑर्बिटल, p ओवरलैपिंग ये भी होता है, लेकिन ये कैसा होता है, लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। लेकिन कैसा होता है, लेटरल होता है, लेटरल ओवरलैपिंग से ये बनता है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ये भाई पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड किस रूप में बनता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो कोवलेंट बॉन्ड का रिलेशन है उसके बारे में बता देते हैं। जो कुछ कंपाउंड जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं, है ना, ये सब आपको जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें पढ़ाया जाएगा। इस जितने भी बॉन्डिंग्स का जो फॉर्मेशन होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम लोग पहले जो हम लोग काम करते हैं, जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं, 10th क्लास में क्या आपने पढ़ा है उस पर थोड़ा सा हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए आप 10th में पढ़े मीथेन के बारे में, CH4, क्या ये मीथेन, या फिर आप ईथेन, C2H6, ये जो है ईथेन, ठीक है। या फिर आप C2H4, ये ईथीन, या फिर C2H2, ये जो होता है इथाइन, जो अभी हमने लिखा भी था इसके बारे में, ठीक है। तो देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो किस तरह से, जैसे मीथेन की अगर हम बात करें, पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं मीथेन, आप लोग पढ़े भी हैं, पहला नंबर इसको लिख लेते हैं, ये 1 2 ये 3 ये 4, जो टेट्रावैलेंसी का रिलेशन आया है उसी के लिए हम लोग काम कर। देखिए ये कार्बन है और इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 है तो हम लोग 4 डॉट से इस तरह से दिखा देते हैं। ये देखिए ये इस तरह का, ये 4 डॉट हो गया, ठीक है। और 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन देखो, चारों हाइड्रोजन को ये इस तरह से सभी डॉट के पास रख देते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। ये इसीलिए क्रॉस लिखते हैं ताकि ये पता चले कि इसका कितना है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अगर डॉट दे देंगे तो कार्बन का है कि किसका है पता नहीं चलेगा, इसलिए इसको क्रॉस से दें। अब ये देखिए ये 2 पूरा कर लेता है अपने कक्षा में, ये देखिए ये भी 2 पूरा कर लेता है, ये भी पूरा कर लेता है, और ये भी कोवैलेंट बॉन्ड। और तब कार्बन क्या है कि सभी का सभी में से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा कर लेता है। और जब ये अष्टक पूरा कर लेता है तब यही चीज़ आगे जब आप देखिएगा
तो यही इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है दिख रहा है ना, देखिए ये इस तरह से, ये इस तरह से आता है। ठीक है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड आप पढ़े हैं उसी में। अब ये सब सिग्मा 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 बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि दूसरा में जो आपके पास है, दूसरा में वो क्या था, ईथेन है। तो ईथेन में देखिएगा कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को हम इस तरह से लिखेंगे, ये इस तरह से लिखेंगे 2 कार्बन, है ना। अब इसके जो 4-4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 4-4 इलेक्ट्रॉन इसका, देखिए इसका, इसका, है ना, सिंपली इस तरह से डिवाइड कर लिए। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, तो सभी को बराबर हाइड्रोजन दे दीजिए। इसको 1 हाइड्रोजन मिल जाएगा, इसको भी 1 मिलेगा, इसको भी 3 मिल गया इसको। अब इधर आइए, इसको भी 3। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दीजिए। देखिए ये क्रॉस से रिप्रेजेंट। अब इसका देखिए डुएट पुर गया, डुएट देखिए। ठीक है, तो इसका अष्टक कैसे पुरेगा, यहाँ से लेगा और तीनों हाइड्रोजन से 1-1 ले लेगा। देखिए इसका अष्टक पुर गया। वैसा ही ये भी क्या करेगा, ये देखिए ये इस तरह से। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जो कार्बन है वो 3 और एक बीच में देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और ये 3 ये इस प्रकार से सभी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा नंबर, तो तीसरा में आपके पास क्या है, ईथीन है, ईथीन। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन को आप इस तरह से दिखा दीजिए, लेकिन हाइड्रोजन 4 है। तो 4 है तो मतलब 2-2 हाइड्रोजन बराबर बांटना है। तो 2 हाइड्रोजन इधर दे दीजिए और 2 हाइड्रोजन इधर दे दीजिए। ठीक है, अब इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन के लिए, 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए, उसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए। अब बच गया 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इस दोनों के बीच में, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो इसका तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बच गया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 1-1 है ही, अपना अपना दे दीजिए जहाँ जहाँ है उसके पास। अब इसका देखिए, इसका डुएट पुर गया, इसका भी पुर गया, इसका भी पुर गया। ठीक है, अब ये दोनों जो है, पहले ये क्या करेगा, पहले ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ ये अपना पुराएगा, इसका भी इससे सहभागी करके ये इस तरह से पुराएगा। तो साझेदारी जैसे ही किया है, तो देखिएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ देखिए, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट किया है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसका भी अगर हम बात करें, तो ये चौथा नंबर का, ठीक है, जो आपका लिखा हुआ भी है, तो ये हो इथाइन है। तो इसमें देखिए 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 है। तो हाइड्रोजन 2 है तो बराबर बांटना होगा, 1 हाइड्रोजन इधर दे दीजिए और 1 हाइड्रोजन इधर दे दीजिए। अब आपके पास देखिएगा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है, लेकिन अब इसका 3 को बचा हुआ है ना, इसका भी 3 बचा हुआ था, तीनों को आपको यहाँ देना होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो इसका डुएट पुर गया, इसका भी पुर गया हाइड्रोजन का। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन से 1 लेगा और 3 दूसरे कार्बन है उससे लेगा, तो इसका देखिए अष्टक पुर गया। वैसा ही यहाँ पर भी होगा। तो फाइनली आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है कार्बन के साथ। देखिए ये इस तरह का। अब इसमें क्या होगा कि 2 पाई, एक सिग्मा बॉन्ड हुआ यहाँ, और ये सब सिग्मा है, मतलब हाइड्रोजन के साथ सिग्मा है। तो इस तरह का आप 10th क्लास में ये बातें पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गुड नाइट।